अगला मैथ्स का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, एरिया, क्षेत्रफल। एरिया जो हम पढ़ते हैं ये हम 2D फिगर, जितने 2D फिगर्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस का यूज़ होता है। अब 2D फिगर्स किन को कहते हैं? 2D और 3D। एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। 2D फिगर क्या होते हैं? अब जैसे पहला हो गया आपका ये, इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। एक ही हो गया आपका आयत, ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है। गोला नहीं है ये, गोला ध्यान दीजिएगा, ये गोला नहीं है, ये वृत्त है। वृत्त और गोले में अंतर होता है। और ये आपका हो गया त्रिभुज। क्या अंतर होता है अभी बताते हैं। तो मेनली हम लोग यही 4 पढ़ेंगे बस, मतलब जितना कोर्स में है सिलेबस में ये 4 है। ये 2D फिगर्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये 2D क्यों है? 2D इस तरीके से हैं, जैसे मान लीजिए ये आयत होता है ना, आयत में सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये इसके बराबर होती है। तो अगर हम देखें तो ये जो पेज है ना हमारा, जिस पे हम लोग लिख रहे हैं, ये आयत ही है। अब इसमें क्या, सामने की साइड बराबर है, इधर इधर बराबर है, और ये 2D है। 2D का मतलब क्या हुआ? या तो हम इसमें ऐसे अप डाउन में जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और या तो हम ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। और 2D, जितने भी 2D फिगर्स हैं उनकी खासियत ये होती है कि अगर हम उनको मूव करके ऐसे देखें तो आपको सीधी लाइन दिखाई पड़ेगी। पेज को देखिए, अगर हम ऐसे देखें, ऐसे ये, तो ये हमको लाइन दिखाई पड़ रही है, अब इसका शेप नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब 3D, वही 3D फिगर होता तो हमें वो, अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो हमको वही शेप दिखाई पड़ेगा। जैसे वर्ग का 3D फिगर होता है ये, इसको बोलते हैं घन। इनकी सबकी स्टडी मोस्टली हम लोग वॉल्यूम में करते हैं जब आयतन निकालते हैं। तो अभी तो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, इस पे इनका एरिया निकालना होता है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और जब यही 3D में होगा तो उसमें एरिया भी हो सकता है किसी सरफेस का और वॉल्यूम भी हो सकता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम, आयतन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जगह, आयतन का मतलब होता है हवा की कितनी जगह घेरते हैं वो। तो ये एक 2D फिगर्स हैं, तो मोस्टली हम इसमें आयतन की बजाय सिर्फ क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे। तो अब आयत का क्या होता है? अब जैसे वो जो बच्चों का खेलने वाला आता है ना, क्यूब वाला, क्या बोलते हैं उसको, मैजिक क्यूब टाइप का, तो वो घन का एग्जांपल हो गया रियल लाइफ में। अब ये आपका आयत का जो 3D फिगर होता है, इसको बोलते हैं घनाभ। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, और घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल, वृत्त को बोलते हैं सर्किल। वृत्त के एग्जांपल क्या हो गया आपका? सिक्का हो गया, रोटी हो गई, ये सब वृत्त हैं, ये 2D फिगर्स हैं। और वृत्त का ही जो 3D वो है वर्जन, वो है गोला। इसको इंग्लिश में गोला को सर्किल नहीं बोलते हैं, गोला को बोलते हैं स्फेयर, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और त्रिभुज का होता है पिरामिड टाइप का, ऐसे पिरामिड टाइप का शेप होता है, ऐसे बनता है। तो अभी तो हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हमें इनका यूज़ होगा, लेकिन फिर भी हमने जान लिया कि थोड़ा सा इनमें क्या अंतर होता है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी हैं, ये हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ग के बारे में, और जब पढ़ेंगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक एक लगाते चलेंगे। तो पहला हो गया हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं। ये है आपका वर्ग, बोलते हैं इसको स्क्वायर। इसमें क्या चीज़ें हमें जानने वाली हैं? इसमें जानने वाली ये चीज़ें कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये ठीक ऐसा क्यों लगाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई फिगर है जिसमें 2-3 भुजाएं हैं। अब इसमें लगा हुआ है कि
ये ऐसे बना हुआ है, मतलब एक ही टाइप के साइन ऐसे बने हैं। तो इसका मतलब होता है, कभी कभी ये एग्ज़ाम में आया और कुछ लिखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी फिगर में ये ऐसे हो सकता है, ऐसा साइन बना मिले, या मान लीजिए आपको ये ऐसा फिगर मिला, कोई भी फिगर मिला, इसमें 3 लाइनें बनी मिले, तो मेन सिर्फ मतलब इसका ये है कि जिन पे सेम जैसे साइन है वो उनकी लंबाई सेम है, मतलब वो साइड सेम है, वो भुजाएं सेम है। तो इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाओं की लंबाई सेम है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी। ये बताएंगे नहीं, ये बताएंगे एक के बारे में ही, दूसरे को आपको अपने आप से समझना होगा कि अगर ये साइन बने हैं तो इसका मतलब है कि ये बराबर है, और बराबर है तो सिर्फ ये बराबर नहीं है, ये एक टिक है बस, 1 डैश 2 डैश बन सकते हैं, 3 कुछ भी बना हो सकता है। तो वर्ग का मतलब है कि पहली बात तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात होती है कि इसके सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये जो एंगल है 90 डिग्री, हम लोगों ने पढ़ा था कैसे होता है, जैसे एक खड़ी लाइन पर ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पर एक वर्टिकल लाइन अगर गिरती है तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए 91 है, तो सारे मिलाकर कितने हो गए, 90 90 90 90, 4 बार 90, 9 4 जा 31। तो क्या हो गया, इसके सारे एंगल, मान लीजिए अब ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसके एंगल की बात करें, ये एंगल का साइन होता है एल जैसे बनता है, एल की लाइन को थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 90 90 90 90, 4 बार हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसके सारे कोण 90 होते हैं, इनकी सारी भुजाओं, सारे एंगल का योग जो होता है वो 360 होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है कि वैसे चूँकि वर्ग के तो सारे ही बराबर होते हैं, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना मिले, लेकिन फिर भी नहीं, मतलब डायरेक्ट ये नहीं होगा, क्योंकि जब चारों ही बराबर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 3 दिए होंगे, एक पूछा होगा, लेकिन ये चीज़ जहाँ यूज़ हो ऐसा कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, चारों भुजाएं बराबर, इसके सारे कोण 90 हो गए, और ये हो गए। ठीक है, अब सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक चीज़ और होती है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखिए दो सामने सामने वाली भुजाओं को, मतलब दो आमने सामने के एंगल को मिला, कोण, जैसे ये इसके सामने का कोण कौन सा है, ये, और इसके सामने का कोण ये है, तो दो सामने सामने वाली भुजाओं एंगल को मिलाने वाला जो लाइन होती है इसको बोलते हैं विकर्ण। ये लाइन को विकर्ण बोलते हैं। और ये जो विकर्ण होता है ये भुजाओं से बड़ा होता है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है ना, त्रिभुज में लंबकर्ण और आधार पढ़ा था, जो पाइथागोरस प्रमेय में, समकोण त्रिभुज में, कि ये भुजाएं और ये भुजाएं जो भी हों, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाली जो भुजा होती है ये सबसे बड़ी होती है इन दोनों से। तो विकर्ण होता है वो इन दोनों से बड़ा होता है। ये इससे तो एक त्रिभुज में कितने विकर्ण, चतुर्भुज में कितने विकर्ण बन सकते हैं, 2 विकर्ण बन सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई षटभुज है या 6 भुज है, उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो उस तरीके से अगर आपसे ये क्वेश्चन आया कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, तो वर्ग में 2 विकर्ण हो गए। आयत में कितने विकर्ण होंगे, आयत में भी 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, त्रिभुज में कोई विकर्ण बन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमें सामने सामने वाले एंगल को मिलाना है। अब इसके सामने कोई एंगल ही नहीं है, इसके सामने कोई एंगल ही नहीं है। सामने सामने वाले एंगल क्या होते हैं कि जिनकी भुजाएं आपस में जुड़ी ना हो। अब ये भुजा अलग है ना, तो इनके इन 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 शीर्षों को मिला दिया तो ये जो लाइन बनी बीच की, ये विकर्ण होती है। ये विकर्ण भुजाओं से अलग होते हैं। ठीक है, ये विकर्ण हो गया। अब इसमें 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, पहली तो क्षेत्रफल, भुजा हमें पता ही है, भुजा किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होती है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर हो गई। क्षेत्रफल, भुजा और विकर्ण। एक चीज़ और आती है परिमाप। ठीक है, परिमाप
हाँ, चार चीज़ें होंगी। क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, भुजा, विकर्ण और परिमाप। हाँ, परिमाप पूछा जा सकता है। बस इन्हीं चारों चीज़ों में हमें डील करना है। तो परिमाप क्या चीज़ होता है? परिमाप के लिए मान लीजिए आपको बोला गया कि एक ये आपका प्लॉट था कोई एक, और इसको चारों तरफ से घेरना है। किससे घेरना है? एक रस्सी से घेरना है, ठीक है। और ये एक वर्ग है, तो इसकी भुजा की लंबाई 2 थी, ये भी 2 थी, ये भी 2 थी, ये भी 2 थी, 2 मीटर। मान लीजिए चौकोर प्लॉट था। अब आपको इसमें कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप घेरेंगे तो यहाँ से बांधेंगे, यहाँ से रस्सी ले गए, यहाँ से ले गए, ऐसे ऐसे ले गए, तो 1 2 3 4 बार 2 यूज़ हुआ ना, 2। अब इसको चाहे जोड़ लीजिए, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, चारों को जोड़ दिया तो मिलाकर आ गया 8। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि वो जो आकृति है कोई भी जो हमने पढ़ी, जैसे ये आकृति पढ़ी, तो इसकी जो बाउंड्री है ना, ये इनकी सारी बाउंड्री को जोड़कर टोटल कितनी लंबाई बनी, उसको बोलते हैं परिमाप। अब जैसे त्रिभुज का था, ये 2 मीटर थी, ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो त्रिभुज का परिमाप कितना हुआ? 2 3 5 4 9। मतलब उसकी आकृति को घेरने के लिए जितनी भी लेंथ की ज़रूरत होगी, उस लेंथ को परिमाप कहते हैं, ठीक है। और विकर्ण हम समझ ही गए क्या होता है। विकर्ण ये होता है भुजा। अब जैसे एक विकर्ण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पंचभुज बना हुआ है। पंच क्या? 6 भुजा वाला बना लेते हैं। बस जल्दी से आगे क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं। अब इसमें जैसे पूछा गया है कि कितने विकर्ण बनेंगे, ये षटभुज, षटभुज बोलते हैं, षटकोण वाला सा बनता है, और जो 7 वाला आता है उसको सप्तभुज बोलते हैं। तो इसमें विकर्ण कितने बनेंगे? एक ये बना, ये वाली भुजा को इससे जोड़ा, दूसरा इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसको इससे जोड़ सकते हैं, इसी तरह इधर भी जोड़ देंगे, ये इसको जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसी तरह इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, और कोई रह गया क्या? हाँ, ये वाला ये रह गया। ये सारे इसके विकर्ण हैं। तो इनको गिन लेते हैं, कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3, ये 4 5 6, और ये वाली लाइन तो ले ही चुके हैं, उसमें एक लाइन हो ही गई है, ये एक लाइन हो चुकी ना, इसको जब हमने इधर से लिया तो ये 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, ये वाली तो ले ही चुके हैं। अब ये हो गई ये 7। अरे इसको भी ऐसा करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है विकर्ण को, इसको भी छोड़ते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट उसमें भुजा की वैल्यू रख दीजिए कि जैसे त्रिभुज है तो n बराबर 3, चतुर्भुज है तो n बराबर 4, षटभुज है तो n बराबर 6। वो डायरेक्ट उसमें वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाता है। काउंट करने में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। सीधे आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारा चतुर्भुज है, सॉरी वर्ग है। अब इसकी वर्ग की भुजा की लंबाई को अगर हम a माने कि सारी भुजाओं की लंबाई a है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि a इंटू ए। अब हमें कोई वर्ग दिया था, बोला था कि इसकी भुजा 5 है। अब इसमें हम चारों चीज़ें देखिए निकालते हैं, जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ सकती हैं। भुजा का स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है कि भुजा का स्क्वायर कर देना है, वही क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग का। तो क्षेत्रफल हो गया 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 25। अब यहाँ पर एक छोटी सी और बात है कि जैसे क्षेत्रफल है ना, वो मीटर में होता है, क्षेत्रफल मीटर में होता है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, भुजा मीटर में होती है ना कि 5 मीटर 5 मीटर। तो जो क्षेत्रफल होता है जब वो 5 मीटर से गुणा होगा तो 5 5 तो 5 25 हो गया, और मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो भी क्षेत्रफल की जितनी भी यूनिट होती हैं वो हमेशा स्क्वायर में होती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कितने स्क्वायर फिट का प्लॉट है। स्क्वायर फिट क्यों होता है? क्योंकि इधर की लंबाई फिट और चौड़ाई फिट, फिट और फिट जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो फिट का स्क्वायर हो जाता है, इसीलिए वो स्क्वायर फिट में आता है। तो इसी तरह
कभी भी अगर हो सकता है आपने आंसर 25 निकाला और दो ऑप्शन मिले, एक 25 मिला और एक 25 मीटर मिला और एक 25 मीटर स्क्वायर मिला, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए अगर एरिया पूछा गया है तो स्क्वायर वाला, उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। तो ये क्लियर हो गया कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला जब अभी कभी भी क्षेत्रफल निकालना होगा तो सीधे भुजा का स्क्वायर कर देना है। अब क्षेत्रफल के बाद आते हैं परिमाप। अगर हमसे निकालने के लिए कहा गया, इसी पे ले लेते हैं 5 मीटर, 5 मीटर वैल्यू है, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है? लंबाई। मतलब मान लीजिए इस त्रिभुज चतुर्भुज को हम खोल दें और ये ऐसी एक लाइन बन जाएगी। ये मान लीजिए तार से बना हुआ था, तार को मोड़ के हम सीधा कर दें तो ये बन गया। तो इसकी लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप में मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि परिमाप एक लंबाई होती है, चारों भुजाओं का योग। मतलब जितनी भी लंबाई से आकृति घिरी होती है उसको परिमाप बोलते हैं। तो चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। ये इसके परिमाप का फॉर्मूला है। तो अगर हम इस केस में परिमाप निकालते हैं तो परिमाप बराबर हो गया 4 गुणे 5, इसका मतलब 20 मीटर। मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर सिर्फ एरिया में लगता है। तो परिमाप कितना आ गया? 4 गुणे भुजा। अब आई बात विकर्ण की। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे √2। ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। जो भी भुजा दी गई हो, जैसे अब इस केस में अगर विकर्ण निकालें तो पूछा गया कि इस त्रिभुज का विकर्ण बताइए, तो विकर्ण हो जाएगा 5 × √2। अब जैसे हमने पढ़ा था ना कि कभी कभी जो फ्रैक्शन में, भिन्न में आंसर आता था लेकिन वो डेसिमल में दिया होता था, या किसी बड़े फ्रैक्शन में आता था उसको काट के छोटा करना पड़ता था। तो कभी कभी अगर आपका आंसर रूट में है लेकिन उसमें रूट में नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है, तो √2 की वैल्यू याद कर लीजिए 1.414। ये √2 की वैल्यू होती है, ठीक है। और √3 की अभी यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घन उसमें पड़ेगी आयतन वाले में, लेकिन अब इसको जाना ही है तो इसको भी जान लेते हैं। 1.732 ये √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत इसकी पड़ सकती है लेकिन शायद ही पड़े। √2 की वैल्यू होती है 1.14। अगर अभी आया 5 गुणे √2 तो √2 की जगह पर ये मान रख देंगे, 1.14 करके उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.414 रख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। लेकिन अक्सर 90% केस में आपको रूट में ही मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, 3 चीज़ें हो गई। अब इनके अलावा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है, तो ठीक है। अब अगले शेप पे आते हैं। 3 ही चीज़ें यूज़ में आएंगी, एक तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, ठीक है। अब अगला शेप है, अब अगला शेप पढ़ेंगे आयत। आयत ये होता है। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। एक भुजा दी होगी, दूसरी अपने आप नहीं भी दी होती है, तो हमें अपने आप से मान लेना है कि अगर वो आयत है तो उसकी भुजा भी बराबर होगी। और अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको बोलते हैं आयत। अब इसमें जो लंबी वाली भुजा होती है ये, इसको L से शो करते हैं, L से लेंथ। और ये जो छोटी वाली भुजा होती है 4, इसको B से शो करते हैं, B से मतलब ब्रेथ। लेंथ का मतलब लंबाई, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें L और B दो चीज़ें यूज़ होंगी। L का मतलब ये लंबी वाली भुजा, B का मतलब छोटी वाली भुजा। अब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इस केस में हमें 6 मीटर दिया हुआ है और ये 4 मीटर दिया हुआ है, इस केस में हमें अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? पहली बात तो ये जिनको बॉक्स में बंद करते हैं ये फार्मूले होते हैं, ये याद भी करने हैं। तो इसका फार्मूला हो गया 6 × 4, ये आ गया 24 मीटर। मीटर इसमें भी 1 मीटर था, इसमें भी 1 मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया
तो 24 स्क्वायर मीटर। कभी कभी हिंदी में इसको अगर लिखेंगे तो वर्ग मीटर लिखा होगा या वर्ग फिट लिखा होगा, क्योंकि स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर चारों तरफ रस्सी बांधनी है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, या ये मान लें कि चारों भुजाओं का जो योगफल होता है उसी को परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर इंग्लिश में। तो परिमाप का मतलब क्या होगा, कोई भी त्रिभुज दिया होगा, चतुर्भुज दिया होगा, क्या बोल जाते हैं, एल बी बी, तो देखिए परिमाप होगा एल, 2 बार एल होंगे और 2 बी होते हैं। एल और एल कितना हो गया, 2L, और बी और बी क्या हो गया, 2B। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे, L प्लस बी। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को कॉमन ले लेना बाहर जो दोनों में हो, और ब्रैकेट लगा लेते हैं, और वहाँ कुछ नहीं होता तो गुणा लग जाता है बीच में। इसका मतलब अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो 2 इंटू एल और 2 इंटू बी हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, परिमाप का फॉर्मूला है 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे एल प्लस बी। अब अगर इस केस में हमें पेरीमीटर निकालना है, ये 6 और 4 वाला जो आयत है, तो 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 4। अब 2 गुणे 6 4 हो गया 10, 10 गुणे 2 20, 20 मीटर हो गया परिमाप। ठीक है, 20 मीटर परिमाप हो गया, कि इसके मतलब अब इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं विदाउट फार्मूला, की चारों भुजाओं का योगफल, जब एक थी 6 और दूसरी थी 4, 6 4 10 और ये 6 4 10, 10 10 हो गया 20, टोटल 20 लंबाई आई, तो 20 ही परिमाप हो गया। अब उसको फार्मूले से भी निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा। परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आपका परिमाप का फार्मूला ये था। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आ गई विकर्ण। यहाँ इसके विकर्ण का फॉर्मूला थोड़ा सा वो है। विकर्ण क्या होता है, ये अगर हमें ये लंबाई निकालनी है या ये लंबाई निकालनी है, और हाँ ये विकर्ण और ये विकर्ण बराबर ही होंगे, और इससे पहले जो वर्ग पढ़ा था वर्ग में भी बराबर विकर्ण बराबर होंगे। तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या था, भुजा गुणे √2, इसमें होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब भी विकर्ण पूछा होगा तो आपको कोई ना कोई जो नंबर दिए होंगे लंबाई और चौड़ाई, वो ऐसे दिए होंगे कि वो रूट से बाहर आ जाएं, और अगर नहीं आते हैं तो जितना बचता है उतना छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों का एग्जांपल देखते हैं। अब एक जैसे एक आयत दिया है, इसकी लंबाई 3 दी गई है और इसकी 4 दी गई है, और पूछा है कि ये विकर्ण बताइए। तो L की जगह हो गया 4 और B की जगह हो गया 3, ये हमें इसका विकर्ण निकालना है। तो अंडर रूट के अंदर L का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और प्लस B का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 और 9 25 हो गया। अंडर रूट 25 को हमने पढ़ा है कि वो 5 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट के अंदर ये हो गया 5 का स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। जो भी अंदर आएगा वो 90% केस में कि वो पेयर में ही रहेगा। अब ये 2 पेयर एक बन के बाहर आते हैं, रूट हट जाता है, या ये मान लें कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5। कुल मिला के ये मान के चलिए अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर है अंडर रूट हट जाता है, और बाहर क्या आता है कि वो किसका स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर आ गया 5 मीटर। तो विकर्ण का फॉर्मूला था ये अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये विकर्ण का फॉर्मूला था, और इस केस में आया 5 मीटर। अब अगर हम एक ऐसा केस देते हैं जिसमें जैसे ये 5 का तो स्क्वायर था, पूरा पूरा निकल गया। अब यही 6 और 4 वाला एक बार केस ले लेते हैं कि बाई चांस अगर वो पूरा पूरा बाहर ना निकले तो क्या होगा, यहीं पे करते हैं। अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये अंडर रूट के अंदर हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 को जोड़ेंगे 6 6 12 और के 2 एक बचा हासिल, ये हो गया 4 1 5 52 हो गया। ठीक है, अब 52 को अगर हम तोड़ेंगे, तोड़ते कैसे हैं, तोड़ने का मतलब क्या होता है कि उसका फैक्टर करना।
ठीक है। अब फैक्टर देखिए कैसे करेंगे 52 का। ये 52 है, 2 से काटेंगे पहले, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तेईं 6। अब 13 किसी से जाता नहीं है, 13 एकम 13। ऐसे फैक्टर कर लेते हैं और उनको अंडर रूट के अंदर ऐसे ही रख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 13, ये फैक्टर आया नहीं था उसमें, ये ऐसे 2 2 13 आया, 2 दूनी 4, 13 चौको 52, इसलिए ये 52 आया था। तो इसको ऐसे लिख लिया, 2 गुणे 2 गुणे 13, यही तो 52 के टुकड़े हुए। तो 52 को फैक्टर में टुकड़े कर लेते हैं उसके। अब इसमें जिनके जोड़े बन रहे होते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं और जिनके नहीं बनते हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। इन दोनों के जोड़े बन गए, ये दोनों बाहर आ गए, 2 बाहर बनते हैं तो 1 बन के बाहर आते हैं और अंडर रूट 13, ये हमारा आंसर हो गया। 2 का बन गया था, 2 बाहर निकल आया, 13 का कोई जोड़ा नहीं मिला, अकेला रह गया वो, तो वहीं बंद रह गया वो। तो 2√13 हमारा आंसर हो गया। तो एक बार फिर से नज़र डालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई, परिमाप का फॉर्मूला हो गया 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। उनको पहले जोड़ देना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, या इन शॉर्ट चारों भुजाओं को जोड़ देना है। और विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत भी हो गया। अब पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। पहले वृत्त पढ़ते हैं। वृत्त, गोला, गोला नहीं वृत्त, वृत्त और गोले में अंतर होता है। वृत्त पे आते हैं अब। सर्कल, ये सर्कल है, ये आलू बना दी मैंने, गोल होता है पूरा रोटी की तरह। ये इसको बोलते हैं परिधि, परिधि होता है, छोटी की मात्रा बनती है। ये सेंटर, ये इसको बोलते हैं केंद्र। ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं केंद्र, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है? ये सेंटर को जब इसकी परिधि से मिलाने वाली कोई भी लाइन होती है, इसको बोलते हैं, किसी भी तरफ मिला दीजिए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं आर। आर फॉर रेडियस, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। परिधि, जैसे बाकी के जो पिछले फिगर पढ़े ना, उसमें जो परिमाप होता था पेरीमीटर की, मतलब उसकी चारों भुजाओं का योग जो होता था कि लेंथ कितनी यूज़ होती है उसको कवर करने में, तो उसको परिधि कहते हैं। सर्किल के केस में परिमाप कहते थे उसमें, सर्किल के केस में उसी परिमाप को परिधि कहते हैं। परिमाप और परिधि सर्किल के केस में सेम है। अब ये त्रिज्या, यहाँ से सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। जैसे सर्किल बनाते थे ना, पहले प्रकार रखते थे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का सर्किल बनाएं तो 5 सेंटीमीटर रखते थे और ऐसे घुमा देते थे चारों तरफ। तो ये जो डिस्टेंस होती थी 5 सेंटीमीटर मान लीजिए बनाई और ऐसे घुमा दिया चारों तरफ, ये सर्किल बन गया। फिर से आलू बन गई, ये सर्किल बन गया। तो ये जो 5 होता था, 5 उसकी त्रिज्या होती थी। तो इसमें जो टर्म्स यूज़ होंगे वो ये होंगे। पहली बात तो त्रिज्या, दूसरा परिधि, परिधि उसकी लंबाई को कहते हैं, केंद्र उसका सेंटर पॉइंट होता है। एक टर्म और यूज़ होता है, उसको बोलते हैं व्यास, जिसको कि डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है? जैसे डायमीटर का फॉर्मूला होता है D = 2 × R, मतलब त्रिज्या का डबल। फिगर में अगर देखें तो ये जो हमने इधर बढ़ाया ना, इसी को हम इधर भी बढ़ा दें तो ये जो लाइन हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की सर्किल की, ये सर्किल है। अब इसमें ये इसका व्यास हो गया, ये इसका व्यास हो गया, ये इसका व्यास हो गया, मतलब इतनी दूरी को डायमीटर कहते हैं, व्यास। तो ये डायमीटर है। D यहाँ से यहाँ तक है दोनों तरफ, और R इसका आधा होता है। तो अगर हमें R दिया है और D निकालना है तो R का मतलब, R दिया है कि R = 5 है, D बताइए कितना होगा, व्यास कितना होगा। तो सिंपल सा 5 × 2, डायमीटर 10 हो गया। तो R का फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है इसमें। अब अगर हमें डायमीटर दिया है, R निकालना है, तो R का फॉर्मूला हो जाएगा कि डायमीटर को 2 से भाग कर दें, ठीक है।
रेडियस त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, मतलब 10 पूरी 10 है, उसको 2 से भाग कर देंगे 5 आ जाएगा। तो r बराबर हो गया d/2। और अगर हमें r दिया है, d निकालना है, तो d का फॉर्मूला हो जाता है 2 × r। त्रिज्या निकालनी है, मतलब त्रिज्या दी है, व्यास निकालना है, तो 2 से गुणा कर दें। किसी सर्किल की त्रिज्या 5 दी है, उसका व्यास बताइए, तो इसमें रख देंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r। और तो ये इसके 2 फॉर्मूले हो गए। तो ये परिधि हो गई, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हो गई। अब इसके जो त्रिज्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, मतलब कितनी भी हो सकती हैं यहाँ से यहाँ तक की। और सर्किल हो गया, परिधि हो गया, केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गया, हाँ सारे टर्म हो गए इसके। अब इसके क्षेत्रफल वगैरह के फॉर्मूले पे आते हैं। तो इसके सबसे पहले इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई इंटू r स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है। अब पाई क्या चीज़ है? पाई का मान दो मान हो सकते हैं। कभी कभी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, या तो आंसर ऐसे आएगा कि पाई, या तो आंसर पाई में ही आएगा कि बोला गया है कि कोई सर्किल है, उसमें की त्रिज्या 5 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर पहली बात तो ऐसा हो सकता है कि ये है ना पाई गुणे r स्क्वायर, तो पाई गुणे r स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई गुणे 25, तो ये हो गया 25 पाई। ये क्षेत्रफल और 5 मीटर था, तो 25 पाई मीटर स्क्वायर, ऐसे हो सकता है। अब अगर कभी कभी दिया होता है कि पाई का मान रखना पड़ सकता है या अपने आप से रखना पड़े, ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिए गए हों, तो पाई के मान 2 होते हैं। पहला तो 22/7, इसको याद कर लीजिए, पाई का मान 22/7। दूसरा पाई का मान 3.14, ठीक है। इसी को डिवाइड करने पर आता है, इसका यूज़ नहीं होगा, मोस्टली इसी का यूज़ करना होगा। अब जैसे दिया गया है कि एक सर्किल है, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दी गई हुई है, त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कैसे निकालेंगे? ये वाले फॉर्मूले में रखेंगे, d बराबर 2 × r। तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 × 7, व्यास 14 हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू r स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, या ये 7 × 7 2 बार लिख लें। अब पाई का मान हो गया 22/7 गुणे 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 के 4, एक बचा हासिल, 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। तो सर्किल के केस में क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई गुणे r स्क्वायर। क्षेत्रफल और परिमाप दो ही चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। इसमें विकर्ण तो होता नहीं, क्योंकि कोई कोण है नहीं, एंगल नहीं है, तो जोड़ेंगे किसको? जोड़ने के लिए ये बीच के किसी भी पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो वो व्यास बन जाता है, और उसका हाफ सेंटर से लेके वहाँ तक की त्रिज्या बन जाती है। तो इसमें मेनली क्षेत्रफल और परिधि दो ही चीज़ यूज़ होंगी। तो क्षेत्रफल तो पढ़ लिया, अब परिधि का फॉर्मूला देखते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल है, इस बार बन गया, ये है r। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r होता है परिधि का फॉर्मूला, और एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r का मतलब 2 गुणे पाई, पाई का मान 22/7 गुणे r जो भी दे रखा हो आपको, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 दे रखा है, कुछ भी, तो जो निकालेंगे, परिधि हमेशा मीटर में निकलती है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो परिधि का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, मतलब सर्किल के बारे में था जितना, इतना ही था। अब थोड़ा सा आगे और जाते हैं, मतलब सर्किल के केस में कभी कभी आपको ये मिल सकता है, वैसे मिलने को तो स्क्वायर के केस में भी मिल सकता है, लेकिन चलिए अब सर्किल पढ़ रहे हैं तो उसी समय पे याद आया, तो सर्किल से ही शुरू कर लेते हैं। अगर एक सर्किल ऐसे दिया हो, दूसरा सर्किल इसके अंदर दिया हो, और
इसका एरिया पूछा हो ये वाले पार्ट का, तो ये एरिया कैसे निकल सकता है, सोचिए कैसे निकलेगा। इसका एरिया हम कैसे नापेंगे? इसका एरिया हमें नापने का एक तरीका है, पहले तो हम बड़े वाले का एरिया निकालें तो हमें पता चल जाएगा इसने कितनी जगह घेरी। एरिया का मतलब कि कोई भी जो चीज़ है जिसका एरिया निकालना है वो कितनी जगह घेरता है, ठीक है, कितना एरिया घेरता है। तो पहले हम इसका एरिया निकालें, उसके बाद हम छोटे वाले का एरिया उसमें से घटा दें, निकाल दें, तो इतना वाला एरिया हमें मिल जाएगा। यही तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हमें इस शेडेड वाला जो शेडेड पार्ट है जिसमें मैंने खिचड़ी पका रखी है, इसका एरिया निकालना है तो बड़े वाले एरिया को निकालें, उसमें से छोटे वाले एरिया को घटा दें, हटा दें बीच से, तो यही पार्ट तो बचा, ठीक है। अब अगर हम बड़े वाले पार्ट को, बड़ा वाला जो सर्किल है उसकी रेडियस को हम बड़ा आर माने यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छोटे वाले सर्किल को हम क्या माने, छोटा आर माने, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, पहली बात तो बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दिया, ठीक है। अब दोनों में पाई है, पाई को कॉमन ले लिया, तो पाई इंटू ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला सर्किल के, ए फॉर एरिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, चाहे आप डायरेक्ट कर लें या इससे कर लें, एक ही चीज़ है वो। पाई को कॉमन लिया है, अब पाई अगर ब्रैकेट खोलेंगे ओपन होगा तो पाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेम यही चीज़ बन जाएगी। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और इस केस में परिधि तो बाहर वाली ही मानी जाएगी, उसकी निकालनी है। तो अगर बाहर वाले सर्किल की परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर बड़ा वाला रखेंगे, छोटे वाले की परिधि बतानी है तो 2 पाई आर रखेंगे, बड़े वाले का डायमीटर बताना है तो 2 इंटू आर रखेंगे, छोटे वाले का डायमीटर बताना है तो 2 इंटू स्मॉल आर रखेंगे, ठीक है। छोटे ये अगर डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस निकालनी है, छोटे वाले की निकालनी है तो d/2 कर देंगे, d छोटे वाले का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बड़े वाले की निकालनी है तो कैपिटल D/2 कर देंगे, सिंपल, ठीक है। अभी क्वेश्चन अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। अब सेम जैसे ये सर्किल के केस में हुआ, इसी केस में अगर वैसे ही स्क्वायर वगैरह होते, जैसे ये मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो हमें इसमें ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ये पार्क बनी हुई है और उसके चारों तरफ ये जो शेडेड एरिया है इसको बता देते हैं कि इसमें ये पार्क के चारों तरफ फुटपाथ बनी है दौड़ने वाली, या घास की वो बनी हुई है, क्यारी जैसी बनी है, उसका एरिया बताना है। तो मेन कॉन्सेप्ट बस यही होता है कि इस पार्ट का जो शेड एरिया निकालना होता है, तो हम बड़े वाले जो भी है, बड़े वाला शेप जो भी है उसका एरिया निकालें और उसमें से छोटे वाले एरिया को घटा दें निकाल के। अब देखिए इसी पूरे पार्ट से अगर हम छोटे वाले को ना देखें कि वो है ही नहीं, तो बचा तो यही वाला पार्ट। तो कॉन्सेप्ट कभी भी इस टाइप का आएगा तो उसमें यही करना होगा कि बाहर वाले का एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दिया जाता है, तो इस शेडेड पार्ट का एरिया जाता है। अब यही चीज़ उसमें भी हो सकती है, वृत्त में, सॉरी वर्ग में। वर्ग में भी यही करना है कि बड़े वाले का एरिया निकाला और छोटे वाले का घटा दिया, तो ये एरिया निकल आएगा। कभी कभी टाइल्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। फ़िलहाल कॉन्सेप्ट, अभी तो कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं, तो सारे फॉर्मूले हो गए वृत्त के या वृत्त से जुड़े हुए। अब वृत्त हो गया हमारा, वर्ग हो गया, आयत हो गया, अगला है त्रिभुज। ठीक है। अब त्रिभुज के बारे में देखिए, त्रिभुज एक टाइप का नहीं होता है, बाकी सब तो एक ही टाइप के होते हैं, बाकी सब में समानताएं हैं, त्रिभुज कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज जो कई टाइप के हैं तो उसमें हर टाइप के त्रिभुज जो हैं उनके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं। तो जो क्षेत्रफल है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भुजाओं का यूज़ होता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो विभाजन होता है, वर्गीकरण, वो दो टाइप से होता है। एक तो भुजा को अगर देखते हुए हम उसको डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, या उसके अंदर जो कोण होते हैं उनको देखते हुए करें।
तो हम भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, उनके फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। इसका ये ऐसा होता है, समकोण का मतलब एक सम का मतलब समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण कहीं लिखा है तो उसका अर्थ हुआ कि वो कोण 90 डिग्री है। तो इसका एक कोण समकोण है, ये वाला। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक वर्टिकल लाइन पड़ रही है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसमें दो भुजाएं हैं, ए और ये बी, ठीक है, और ये सी। अब इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो परिमाप तो सिंपल है कि उसकी लेंथ कवर करने में, तो परिमाप हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप हो गया, ठीक है। अब परिमाप हो गया। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ए इंटू बी, मतलब इसको लंब बोलते हैं, ऊंचाई बोल लीजिए, लंब बोल लीजिए या ऊंचाई बोल लीजिए, ऊंचाई बोलते हैं यहाँ पर। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई मतलब ये वाली, अगर ये त्रिभुज दिया होता है यहाँ पे और इसको ये मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकलता है, 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार मतलब जिस पे बना हुआ है बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन, आधार 4 है। और ऊंचाई नापने का तरीका है कि ऊंचाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये 90 बनी है तो ये सीधी ही मानी जाएगी, तो ये 3 हो गया। अगर त्रिभुज ऐसा बना होता तो इसमें ऊंचाई, ये इनमें से कोई ऊंचाई नहीं, क्योंकि ऊंचाई सीधी होती है, वो 90 डिग्री एंगल के साथ बनती है। तो समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब इसको हल कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 6 कम 6, तो 6 इसका एरिया आ गया, 6 मीटर स्क्वायर या 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। तो ये पहला होता है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये था हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो जब क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज को क्लासिफाई करते हैं तो त्रिभुज को 3 पार्ट में बांटा जाता है। 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं। पहला हो गया आपका समबाहु, सुनने में आपको ये राक्षसों के नाम लगेंगे, समबाहु। समबाहु का मतलब हुआ कि सारी भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, ठीक है। समबाहु का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो जैसे ये एक त्रिभुज है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और इसके सारे एंगल पता है आपको, ये 60 डिग्री के होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो समबाहु त्रिभुज में जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल इक्वल भी होंगे। अब जब सारे एंगल इक्वल हैं तो 180 को 3 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो 60-60 ही आएगा। इसलिए ये चीज़ याद रखने वाली है कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो हमें अपने आप से क्लियर होना चाहिए कि उसके सारे एंगल 60 ही होंगे, या अगर उसके सारे एंगल 60 हैं पहले से दिया गया है तो इसका मतलब कि वो समबाहु त्रिभुज ही है और उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो समबाहु त्रिभुज तो ये हो गया। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले चाहे तो आप एक जगह लिख लीजिएगा या एक शीट हम बना देंगे, उसमें एक साथ याद किए जा सकते हैं। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4, ठीक है। ये 4 बाहर होता है, गुणे भुजा का स्क्वायर।
तो अगर हमें इस केस में, ये वाले केस में जिसमें सारी साइडें दो दो दी गई हैं और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 गुणे 2 का स्क्वायर होता है 4। ये 4 4 कट गया, आंसर आ गया कितना? √3। √3 के आगे कुछ ज़रूर लगेगा। अगर ये मीटर 2 मीटर है तो ये हो गया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला था। क्षेत्रफल के अलावा कभी कभी इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है। जैसे ये त्रिभुज है आपका, इसी की बात कर लें। सारी साइडें दो थी इसकी, और ऊंचाई इसकी क्या होगी? ऊंचाई हमेशा सीधी सीधी वर्टिकल नापी जाती है, हमेशा सीधी। अगर ये त्रिभुज है, अगर ऐसे दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, किसी भी अदर तरीके से बना हुआ है, तो ये ऊंचाई टेढ़ी, मतलब ऐसे या ऐसे किसी लाइन से नहीं नाप सकते हैं। सीधी सीधी वर्टिकल होनी चाहिए और वो 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। तो अगर हम इसको h माने, हाइट, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई √3/2 गुणे भुजा। ऐसा करेंगे, इसकी एक शीट बना लेंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े क्षेत्रफल वाले, उनको एक जगह लिखकर, ताकि याद करने में आसानी हो। तो ये उसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। और इसी केस में अगर दिया गया है कि त्रिभुज की सारी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सारी 2 हैं और इसकी ऊंचाई बताइए, तो √3/2 गुणे a भुजा, जो कि है आपकी 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 और 2 कट गया, कितना आया? √3। लेकिन ये क्या आएगा? मीटर में आएगा। वो मीटर स्क्वायर में आया था, ये मीटर में आया। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला है √3/2 गुणे भुजा, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/2 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गई। समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज एक थोड़ा सा और स्पेशल आ जाता है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कि एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक सर्किल बना दिया गया है, अंदर एक सर्किल बना दिया गया है, या एक समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर एक सर्किल बना दिया गया है। तो इन दोनों का एरिया बताइए, सर्किल का क्षेत्रफल बताइए, या सर्किल की रेडियस बताइए, ये त्रिज्या बताइए। तो देखिए, अगर एरिया बताना है तो एरिया का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई गुणे आर का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें एरिया निकालने के लिए सिर्फ आर की ज़रूरत है, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है। तो अगर हमें इनका आर पता हो, चाहे वो त्रिभुज के अंदर सर्किल बनाया हो या त्रिभुज के बाहर सर्किल बनाया हो, दोनों केस में अगर हमें आर पता चल जाए तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे त्रिभुज का, सर्किल का। तो अगर त्रिभुज के अंदर सर्किल बनाया गया है तो जो उसकी रेडियस होती है उसका फॉर्मूला होता है a/√, ये a का मतलब क्या हो गया? भुजा। ये अगर भुजा की लंबाई सारी a है तो ये हो गया अगर उसके अंदर सर्किल बना हुआ है। और अगर सर्किल बाहर बना हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है, बाहर बना हुआ है तो बड़ा बनेगा, इसलिए उसको हमने बड़े आर से शो किया है। बड़ा बना है तो उसका फॉर्मूला होगा a/√3। याद करना सिंपल है, अंदर है तो छोटी सर्किल छोटा बनेगा, तो स्मॉल आर बराबर a/2√3, और ये कैपिटल आर बराबर a/√3। अपॉन में 2 मतलब बटे में 2 और हो रहा है √3 के अलावा, तो उसके वो ज़्यादा छोटा माना जाएगा। उसके जैसे पढ़ा है ना आपने कि ये 4/5 और 7/5, सॉरी 4/5 और 4/10। इसमें क्या 4/5 मतलब 4 को 5 लोगों में बांटना है, 4 के 5 भाग होंगे, ठीक है। और 4/10 का मतलब 4 के 10 बराबर बराबर भाग होंगे। तो छोटा भाग कौन सा होगा? छोटा छोटा टुकड़ा किस में? 4 रुपए को 10 लोगों में बांटना है, तो यहाँ पर कम पैसे मिलेंगे, और 4 रुपए को 5 लोगों में बांटना है तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो
ऐसे केस में ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ। तो अगर बटे में कोई ऊपर सेम है और बटे में नीचे हर में कोई नंबर बड़ा होता है तो वो छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके उतने ज़्यादा टुकड़े होंगे, जितने ज़्यादा टुकड़े बराबर बराबर उतना छोटा वो नंबर। इसलिए यहाँ पर देखिए ज़्यादा है तो इसका मतलब ये छोटा है। तो अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्किल बनता है तो उसकी रेडियस इससे निकाल लेते हैं, और जब रेडियस आ जाएगी तो हम इससे एरिया निकाल लेंगे। अब अगर इसका इसी केस में हम रेडियस निकालें तो रेडियस कितनी हो गई इस केस में, आर बराबर हो गई ए की जगह पर कितना है 2 अपॉन में 2√3, वैसे ही लिख देंगे। 2 और 2 कट गया, कितना आ गया ऊपर 1। जब कट जाता है ऊपर पूरा पूरा तो 0 कभी नहीं आता है, 1 लिखते हैं। 2 एकम 2, 1 आया, 1/√3 ये इसकी रेडियस आ गई, ये वाले छोटे वाले सर्किल की। और यही अगर इस सर्किल के बाहर बनाया गया होता तो आर बराबर कितना आता, 2/में ए की जगह पर 2 रख दिया और बटे में √3, तो बड़े वाले सर्किल की रेडियस ये हो जाती। ठीक है, तो ये था आपका समबाहु त्रिभुज। क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये दो कभी कदार क्वेश्चन आ सकते हैं, पता होने चाहिए, इसलिए इसको भी देख लिया हम लोगों ने। अब समबाहु त्रिभुज के अलावा ये पहला टाइप का त्रिभुज था समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा त्रिभुज पढ़ते हैं। पहला तो हो गया जिसमें सारी भुजाएं बराबर हैं। दूसरे में क्या होगा, समद्विबाहु। 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं, जैसा कि सुनने में ही लग रहा है समद्विबाहु का मतलब कि कोई 2 भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, पहले तीनों बराबर फिर 2 बराबर। अब एक बराबर तो हो नहीं सकती, क्योंकि बराबर तभी माना जाता है जब किसी से तुलना होती है। तो तीसरे वाले में ऐसा होगा कि कोई बराबर नहीं होगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा होता है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। तो 2 भुजाएं बराबर और एक भुजा अलग है। ठीक है, इसमें एंगल को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एंगल कितना होगा, ये कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि ये भुजा बराबर है और ये बराबर है, तो भुजा के बराबर वाले कोण, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये कोण इसके बराबर होगा। ये कुछ भी हो सकता है। अब ये 60-60 भी हो सकता है, नहीं 60-60 नहीं हो सकता, क्योंकि 60-60 हुआ तो अगला भी 60 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर तीनों बराबर हो जाएंगी। 60 के अलावा कुछ भी, ये 40-40 दोनों हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है, ये दोनों 30-30 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के समद्विबाहु त्रिभुज ये है कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी अलग होगी। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, ये सारे फॉर्मूले एक जगह हम लिख देंगे एक बार। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब ये मान लीजिए ये जो इधर वाली भुजाएं हैं, ठीक है, ये जो बराबर वाली भुजाएं हैं, अगर हम इनको b मान लें कि ये b है, और जो ये वाली भुजा है ये a है, ये वाली तीसरी वाली जो बराबर नहीं है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 1/2, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा सॉरी ऊंचाई a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। ठीक है, अब जैसे इस केस की बात करें कि 4, 4 और 3 दिया हुआ है और हमें क्षेत्रफल निकालना है, या चलिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, क्वेश्चन ही ले लेते हैं कोई। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 5 और 6 हैं। ये दोनों 5 हैं और ये वाली 6 है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का मतलब एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, a/4। ए कौन सी साइड होती है, जो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर 6 है, जो बराबर नहीं है उसको a कहते हैं और बराबर वाली को b। तो 6 a की जगह पर 6 बटे में 4 गुणे अंडर रूट के अंदर, अभी एक इसके बाद डाउट वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है सारे डाउट क्लियर होंगे, तो उसमें अंडर रूट को भी एक बार लेंगे दोबारा से। अब ये 4 हो गया गुणे में b²। b कौन सी साइड है, जो इक्वल है, b की जगह पर यहाँ पर क्या है 5। हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं सॉल्व, इसको नहीं कर रहे हैं। 5, 5 और 6 वाला त्रिभुज ले रहे हैं, उसको भी ऐसे ही करेंगे सेम। तो 4 हो गया, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 5 है, 4 × 5 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, a की जगह पर है 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6/4 गुणे
अंडर रूट में 4 गुणे 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 4 गुणे 25 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब ये 6/4 को 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया 3/2 गुणे अंडर रूट में 4 गुणे 25, पहले गुणा करेंगे 100 माइनस 36, 100 में से 36 गया, बचा 64। 64 जो होता है, सुनते ही याद आया कि 64 8 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट के अंदर हो गया 8 का स्क्वायर। 64 आपको एग्ज़ाम में भी जो डिजिट मिलेंगी वो ऐसी ही मिलेंगी जो कि किसी ना किसी का स्क्वायर होंगी। इसके लिए 1 से लेकर 20-25 तक स्क्वायर ज़रूर याद होने चाहिए। अब 8 का स्क्वायर है और हमें पता है जब भी स्क्वायर और रूट एक साथ आते हैं, मतलब अंदर स्क्वायर हो रूट के अंदर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं और वो नंबर ही नंबर बचता है। तो ये हो गया 3/2 गुणे में 8, रूट कैंसिल हो गया। या इसको ये मान लें कि अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर था, 8 गुणे 8, तो वो 2 थे, वो 1 बन के बाहर आ जाता है, रूट से रूट हट जाता है। अब 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 3 गुणे 4 बराबर 12 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसकी ऊंचाई अगर निकालनी है, ये ऊंचाई, अगर ये ऊंचाई पूछ ली गई, ये ऊंचाई पूछ ली गई कि ऊंचाई इसकी कितनी होगी, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। अब इस केस में ऊंचाई निकालें इसकी, ये वाले केस में 1/2 अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस a²। देखिए यहाँ पे 4b² माइनस a² यहाँ पे रख के निकाला था, तो अंडर रूट के अंदर 8 निकला था ना बाहर, तो यहाँ पर वैसे ही रखेंगे 4 गुणे ये वाला b का मतलब क्या, बराबर वाली साइड, 5 का स्क्वायर माइनस a मतलब 6 का स्क्वायर। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे, इसको सॉल्व करके बाहर कितना आया 8 बाहर, और बाहर वाली चीज़ वैसे ही लगी रहने देते हैं। इसको दोबारा से सॉल्व क्या करना, जब यही चीज़ इधर सॉल्व की हुई है, 8 आया बाहर, तो हमने 8 इसमें से सॉल्व करेंगे, 8 बाहर निकलेगा, 2 चौको 8, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, 4 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला है सम द्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का, और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इससे पहले हम लोगों ने समबाहु पढ़ा था, ये इनका क्षेत्रफल और ऊंचाई का फॉर्मूला था। क्षेत्रफल और ऊंचाई ही पूछी जाती है त्रिभुज में अक्सर, और 99% क्षेत्रफल पूछा जाएगा। अब 2 टाइप के त्रिभुज हमने पढ़ लिए, अब तीसरे टाइप का त्रिभुज पढ़ते हैं जो कि बहुत रेयर है, हो सकता है वो पूछा ही ना जाए, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम उसको भी जान लेते हैं। तीसरा वाला हो गया, उसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु, विषम का मतलब ऑड, इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, तो जिसकी कोई भी भुजा मैच ना करती हो, सब अलग अलग हो। ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है मान लीजिए, या कुछ भी हो सकती है, कुल मिला के तीनों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक। तो इसके जो एरिया होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम पहले फॉर्मूला समझते हैं। अगर त्रिभुज की कोई 3 साइडें हैं जो कि बराबर नहीं है, कोई a सेंटीमीटर है, दूसरी b सेंटीमीटर है और तीसरी c सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले s निकालते हैं, s, ठीक है। s का मतलब क्या होता है, जो इसका परिमाप है ना, तीनों भुजाओं का योग, उसका आधा, उसको s बोलते हैं। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। इसका पूरा परिमाप क्या हुआ, परिमाप हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा कि कोई भी किसी भी आकृति का परिमाप चाहिए तो उसकी साइड की लंबाई का योग, जितना भी जिनसे वो घिरा हुआ है, उनकी सारी भुजाओं के योग को उसका परिमाप कहते हैं। तो s का मतलब होता है सेमी, सेमी का मतलब आधा, तो सेमी पेरीमीटर, इसको डिनोट करते हैं s से। तो s का मतलब हो गया a + b + c/2।
सबसे पहले तो हमें एस निकाल लेना है कि तीनों भुजाओं को जोड़ के उसको 2 से भाग दे दें। अब हमारा एस आ गया, ठीक है। अब एस आने के बाद इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ये भी आ सकता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे एक त्रिभुज दिया गया है, एक साइड 5 है, एक 6 है, एक 7 है। पूछा गया है कि इसका एरिया बताइए। तो एरिया बताने के लिए सबसे पहले तो हमें एस निकालना होगा। ये एस कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ के दो से भाग करना है, पूरे पेरीमीटर का हाफ। 5 + 6 + 7 बटे में 2 कितना हो गया, 5 6 11 7 18 बटे में 2, 18 बटे 2 हो गया 9। तो इसका मतलब एस आ गया क्या हमारा 9। अब हम उसको इस फॉर्मूले में रख दें, अंडर रूट के अंदर 9 गुणे, इनके बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, 9 गुणे एस माइनस ए, मतलब एस की जगह पर 9 माइनस ए की जगह पर 5, एस माइनस बी तो 9 माइनस बी की जगह पर 6, एस माइनस सी मतलब 9 माइनस 7। तो ये अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 9 गुणे 9 में से 5 गया 4, गुणे 9 में से 6 गया 3, गुणे 9 में से 7 गया 2। अब इसको बाहर निकालने के लिए हमें तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है इनको। तो इसको हम मल्टीप्लाई क्यों करें फिर, जब हमें तोड़ना ही है। तो देखिए तोड़ते हमेशा किस में हैं, तोड़ते हैं छोटे अभाज्य संख्याओं में, जैसे 2 3 5 7 11, इनमें ही तोड़ते हैं। और उनके जो जोड़े बनते हैं उसको बाहर, जो जो जिनका जिनका पेयर मिल जाता है उनको, ये मतलब उनको ही केवल अलाउ होता है कि वो अंडर रूट से बाहर निकल पाएँ। तो 9 को लिख दिया 3 गुणे 3, 4 को लिख दिया 2 गुणे 2, और बाकी ये तो पहले से 3 गुणे 2 अभाज्य हैं, ये लिख लिया। अब इसमें देखिए 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, जिनको किसी के साथ मिल गया वो बाहर आ गए। 3 इसको भी मिल गया 2 का साथ, तो ये बाहर आ गया। और जिसको नहीं मिलता साथ वो अंदर ही रह जाता है। तो अंदर कौन रह गया, 3 और 2, तो 3 दूनी 6, और अंदर के मतलब अंडर रूट के अंदर भी 3 दूनी 6, तो ये 6√6 जो आया, ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया 6√6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो हम लोगों ने इसके बारे में तो सब पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने वर्ग पढ़ा, आयत पढ़ा, फिर हम लोगों ने सर्किल के बारे में पढ़ा, वृत्त के बारे में, और फिर हमने त्रिभुज पढ़ लिया। अब कुछ बच रहा है क्या, सर्किल में अच्छा हम लोगों ने, अगर हाँ ये पढ़ा था हम लोगों ने, सर्किल के अंदर अगर सर्किल होता है तो पूरे वाले एरिया में से इसको घटा देते हैं। हाँ एक चीज़ और बच गई, उसको भी देख लेते हैं। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्किल। सबसे पहले देखिए सर्किल को एक बार और रिवाइज करते हैं। सर्किल में ये आर था, रेडियस मतलब त्रिज्या, तो हमने इसका क्षेत्रफल पढ़ा था πr², और इसका जो परिमाप था मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो इसके उसको बोलते थे परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला था 2πr, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई लगी, तो परिधि का फॉर्मूला 2πr। अब अगर सेमी सर्किल आ जाता है, सेमी सर्किल मतलब आधा सर्किल, यहाँ ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, और जो रेडियस का डबल होता है मतलब ये व्यास हो जाता है, इसको डी से शो करते हैं। डी कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है आखिरी तक, आर बीच सेंटर से लेकर परिधि तक होता है। अब इस केस में इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, इसके केस में रेडियस यही रहती है। अब इसके केस में एरिया कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है कि इस ये जो सर्किल है इसका हाफ ये है, तो जितनी जगह ये घेरेगा उसका हाफ ये होगा, तो इसका मतलब इसका एरिया पुराने वाले का हाफ होगा। तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। हाफ का मतलब क्या, हाफ का मतलब बटे में 2, ठीक है। तो जो भी एरिया होगा उसको 2 से भाग कर देंगे तो वो सेमी सर्किल का एरिया आ जाएगा, मतलब रेडियस के हिसाब से एरिया ऑफ सर्किल बटे में 2, ये आ गया सेमी सर्किल का एरिया। अगर रेडियस दी गई है हमें 4,
मान लीजिए हमें दी गई है रेडियस 14, 4 दी गई, 14 कुछ भी लिखी हुई है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 2 बार 14 14 और बटे में 2। पाई का मान होता है 22/7, 22 बटे में 7 है तो वो नीचे आ जाएगा, ऊपर 14 ही रहेगा, 7 नीचे आ जाएगा, 22/7 ये पाई का मान होता है। नीचे 2 पहले से था। अब देखिए 7 दूनी 14, 14 14 कट गया। अब 22 को 14 से गुणा कर लें, जो आंसर आएगा 14 दूनी 28 के 8, 2 बचा हासिल, 14 दूनी 28 और 2 30, तो 308 आ गया इसका एरिया। अब अगर हम एक ऐसे सर्कल का एरिया निकालें जिसकी रेडियस 14 है, उसकी भी रेडियस 14 हुई, तो उसका एरिया जस्ट इसका डबल आएगा, मतलब ये 308 आया है तो वो 616 आएगा। ठीक है। तो ये अर्धवृत्त का एरिया हो गया। अब इसमें परिधि पूछी गई है। अब परिधि पे ध्यान देने वाली बात है कि एरिया में तो ये कर लिया हमने कि पूरे सर्किल का डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो एरिया आ गया। लेकिन परिधि के केस में हाफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये सर्किल है, ठीक है, इसको हम बीच से हाफ कर देते हैं तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो बाउंड्री जो है वो तो मिल गई, लेकिन ये लाइन कहाँ जाएगी? ये लाइन तो सर्किल में थी नहीं। अब इस सर्किल में ये लाइन अलग से ऐड हो रही है कि सर्किल तो यहाँ से यहाँ तक इतना हाफ हो गया, लेकिन ये लाइन की लंबाई भी तो जोड़ी जाएगी। किसी भी परिधि का मतलब परिमाप, परिधि और परिमाप एक ही चीज़ है। इसका मतलब होता है कि वो आकृति कितनी लंबी भुजा से घिरी हुई है, मतलब जितनी भी भुजा से घिरी है उसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसके परिमाप में यहाँ से यहाँ तक ये हुआ। अब देखिए इस पूरे का कितना था 2πr, तो इसका अगर हम आधा कर दें तो कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक निकलेगा? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, पुराने वाले का आधा। तो पुराना वाला कितना था? 2πr था, और बटे में 2 कर दें, हाफ कर दें, तो हमारी इतनी परिधि आ गई। अब हमारी ये लाइन बच रही है। ये लाइन क्या है? आर ये है और ये आर है, ये सेंटर है ना, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर। आर प्लस आर कितना हो गया? 2r। अब देखिए ये 2 और 2 कट गया, तो पाई आर प्लस 2r। ये ही हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर इसमें हम चाहें तो आर आर दोनों में है, आर कॉमन ले लें, आर कॉमन लेते हैं तो वो गुणे में होता है। अंदर कितना बचा? पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये इसके अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र है। ये हम डायरेक्ट करें तो पुराने वाले की परिधि 2πr, उसको 2 से भाग कर दें तो हमारा ये वाला आ गया, और उसमें डबल रेडियस जोड़ दें। अब एग्जाम्पल के तौर पर 14 की बात हुई थी, मान लीजिए इसकी रेडियस 14 थी। अब हमें इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फॉर्मूला कि पूरे सर्किल की परिधि कितनी होती है? 2πr। ठीक है, इसका आधा परिमाप तो ये गोल वाले पार्ट का होगा, तो 2 इंटू पाई की जगह 22 बटे में 7 गुणे आर की जगह पर 14। ठीक है, 2πr, 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर 14, 2πr ये पूरे सर्किल का परिमाप हो गया। बटे में 2, तो बटे में 2 2 ऐसे आ जाएगा, और ये हो गया क्या? इतने पार्ट की लंबाई, प्लस हमें इसकी रेडियस को इतना, हमें ये व्यास जोड़ना है, ये लाइन भी जोड़नी है। इस लाइन में क्या है? रेडियस, रेडियस 2 बार है, सेंटर से लेकर यहाँ तक 1, सेंटर से लेकर यहाँ तक 1, ये इतनी 14 है। तो 14 और 14, ये 2r लिखा है ना, तो 2 इंटू 14। अब ये देखिए 7 दूनी 14, ये 14 14 कट गया, 22 को 2 से किया 44, प्लस 2 गुणे 14 28, इनको जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2, 1 बचा हासिल, 4 और 2 6 और 1 7। तो ये 72 सेंटीमीटर या 72 मीटर ये आ गई इसकी अर्धवृत्त की परिधि। तो अब हम लोगों ने सारे इसके वो पढ़ लिए, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले जान लिए। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस लगाते हैं इनके। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक 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 चीज़ और छूट गई, देख लेते हैं। हाँ, एक आकृति और होती है, इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या होता है? वर्ग जो हम लोगों ने पढ़ा ना,
उसी फैमिली का होता है थोड़ा सा। फैमिली का होने का मतलब क्या, कि जैसे एक ये वर्ग था, इसमें क्या था कि ये 1990 पढ़ा था हम लोगों ने कि ये सीधी लाइन पर, ये खड़ी हुई लाइन पड़ती है, ये वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये इसका विकर्ण होता था। अब इसी को अगर हम ये मान के चलिए इधर से धक्का दे दें, ऊपर से पकड़ के ऐसे हल्का सा टेढ़ा कर दें, दबा दें, तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब इधर को हमने इधर को टेढ़ा कर दिया, हल्का सा इसको ऐसे दबा दिया, तो ये थोड़ा सा उधर को पिचक गया, तो ये वाली साइड जो है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे आगे बढ़ गई, और ये वाली यहाँ तक आ गई, तो ये मान के चलिए ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, तो ये ऐसा हो गया। रियल में जब बनेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वैसे भी बना सकते हैं थोड़ा सा, मतलब ये इसको पलट दें अगर, तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा, समचतुर्भुज है ना, तो चारों भुजाएं बराबर, बस ये वाले एंगल 90 डिग्री नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने इसको जब पहले तो ये वर्ग था, लेकिन जब हमने इसको प्रेस किया तो ये ऐसे हो गया। अब इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। वर्ग के केस में क्या था कि ये वर्ग था, चारों भुजाएं बराबर थी, ये विकर्ण भी बराबर थे। इसमें जब इसको दबा देते हैं तो ये इस टाइप का हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि सामने वाली भुजा इसके बराबर रहती है, ये वाली, मतलब सॉरी, चारों भुजाएं बराबर पहले भी थी, चारों भुजाएं अभी भी बराबर रहती हैं, बस अंतर क्या आता है कि इसके विकर्ण बराबर थे। अब इसमें क्या होता है कि ये देखिए छोटी लाइन हो गई और ये वाली लाइन लंबी हो गई, तो ये विकर्ण छोटा हो जाता है, ये वाला विकर्ण थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दो विकर्ण होते हैं और इसके एंगल जो होते हैं वो 90-90 वाले बदल जाते हैं। अब इस केस में विकर्ण जो है, मान लीजिए आपका ये पहला वाला विकर्ण है आपका D1, D1 मतलब पहला विकर्ण, उनमें तो D1 और D2 दोनों बराबर थे, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या था चतुर्भुज का, उसमें वर्ग में भुजा गुणे √2, विकर्ण निकालना होता था A और D, तो निकालते थे भुजा गुणे √2, ये इसका फॉर्मूला था विकर्ण का पहले वाले में। लेकिन अब जब हमने इसको ऐसे कर दिया तो D1 माना, D1 का मतलब पहला विकर्ण हो गया, पहला विकर्ण, और D2 क्या हो गया, D1 क्या हुआ, ये वाली लाइन, ये, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और D2 क्या हो गया, दूसरा विकर्ण, क्योंकि अब इनकी लंबाई चेंज हो गई, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया आपका D2, ये लंबाई ये वाली लाइन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों सर्किल के बीच की ये लंबाई, ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो इनका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें विकर्ण निकालना पड़ता है। तो इनका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, ये इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। ऐसा करते हैं, ये वाले वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और अगले वीडियो में इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, वरना एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब अगर क्वेश्चन, अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, अगर अब क्षेत्रफल के अलावा इसका परिमाप पूछा जाएगा, तो परिमाप ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, क्या होगा परिमाप, परिमाप थोड़ी ना बदला, उसको हमने टेढ़ा कर दिया, लेकिन जितनी बाउंड्री यूज़ हुई थी उस आकृति को घेरने में रहेगी तो अब भी उतनी, क्योंकि समचतुर्भुज में वो उसके एंगल 90 से बदल जाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, विकर्ण बदल जाते हैं, लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये सेम ही रहती हैं। वो टेढ़ी सीधी होने की बजाय टेढ़ी हो गई, लेकिन उनकी लंबाई बाहर की जो भुजाएं हैं वो सेम ही रहती है। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप जो वर्ग में था वही इसमें भी रहेगा। परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योगफल या 4 गुणे भुजा, ये परिमाप दिया, ये परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि अगर हमें क्वेश्चन दिया गया समचतुर्भुज का और हमें एरिया निकालना है, लेकिन एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2, दोनों विकर्ण। अब हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, हम विकर्ण कैसे निकालेंगे, है ना। विकर्ण जो होगा ना वो दिया होगा पहले से, अगर नहीं दिया गया है ऐसा आएगा नहीं, विकर्ण नहीं दिया होगा, विकर्ण पहले से दिया गया होगा, क्योंकि
ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहले से दिया होगा? क्योंकि इसको कितना प्रेस किया है, अगर इसको थोड़ा सा, ये तो मैंने बता दिया कि थोड़ा सा प्रेस किया है, डेफिनेट तो होता नहीं कि कितना प्रेस करना है, हो सकता है ये और ज़्यादा प्रेस कर देते इसको, तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता। तो उस केस में ये विकर्ण और ये विकर्ण हो जाता ऐसा, ठीक है। और ज़्यादा प्रेस कर देते, तो ये डिपेंड करता है कि उसको कितने अमाउंट से उसको टेढ़ा किया गया है। तो इसलिए इस केस में विकर्ण आपको दिए ही मिलेंगे। बहुत मतलब मुश्किल है कि विकर्ण आपको निकालने पड़े, क्योंकि साइड तो इस केस में भी सेम ही रहेगी। अगर साइड उसकी 100 थी सबकी, तो साइड भुजाएं तो अब भी 100 रहेंगी, लेकिन कितना प्रेस किया है तो इसके लिए वो विकर्ण वगैरह दे रखा होगा। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पता चल ही जाएगा। तो क्षेत्रफल तो निकाल लिया हम लोगों ने, परिमाप निकाल लिया, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, बस दो ही चीज़ें, क्षेत्रफल और परिमाप। अगली आकृति है हमारी समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि ये वर्ग था हमारा, इसको थोड़ा सा डिप्रेस वो कर दिया, दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो ये हमारा ऐसे बन गया समचतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज के केस में क्या होता है, यही काम हम आयत के साथ करते हैं। आयत में क्या होता था कि सामने की भुजा और ये भुजा इसके बराबर होती थी, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, सामने सामने की बराबर होती हैं। आयत, जैसे डस्टर वगैरह का शेप हो गया, मोबाइल वगैरह का शेप हो गया, उसको आयत बोलते हैं। इसको अब हम प्रेस कर देंगे इधर को थोड़ा, तो ये आकृति कुछ ऐसी हो जाएगी। इधर को इतना प्रेस कर दिया और इधर को यहाँ पे, यहाँ तक ये आ गया मान लीजिए, तो एक ऐसा शेप बनेगा। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है। इस केस में ये थी हमारी ए, सामने सामने की भुजाएं बराबर रहती तो ए ये भी रहेगी, और ये हमारी थी बी। तो इस केस में ए हो गया या बी हो गया। अब ए की तरफ से अगर हम ए को आधार मानेंगे तो एच हमारी क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। और अगर हम इसको पलट लें, बी को आधार मान लें कि बी सीधी लाइन है, बी बेस है, ठीक है। तो बी पर 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे ऐसे करते हुए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये हाइट हो जाएगी, ऊंचाई। ये सब दिया होगा आपको उस क्वेश्चन में। तो कुल मिला के ए और बी अलग अलग भुजाएं होती हैं, और हाइट मतलब कोई भी एक ऊंचाई, चाहे वो बी की तरफ से चाहे ए की तरफ से। तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आपका, चाहे ए गुणे एच हो या चाहे बी गुणे एच हो, जो भी दिया हो, ठीक है। आपको दोनों, अगर दोनों ही भुजाएं दी गई हैं और हाइट दी गई है, तो दोनों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे उसकी तरफ से। जैसे इधर के रेस्पेक्ट में हाइट दी गई है तो हम ए के साथ करेंगे, और ये वाली हाइट दी गई है तो हम बी के साथ करेंगे। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि या तो ए इंटू एच, एच कौन सी होनी चाहिए, जो ए के रेस्पेक्ट में है, ए के साथ वाली हाइट होनी चाहिए, और बी के लिए बी के साथ वाली हाइट होनी चाहिए। तो ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप वही होगा, चारों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला कोई नहीं होता, मतलब होता तो है, लेकिन ये एक लॉजिकल है कि हम सोच भी सकते हैं। जैसे ये 4 4, ये 3 3, तो हम फॉर्मूले में क्यों रखें, 4 4 8, 3 3 6, 8 से 14 फॉर्मूला हो गया उसका परिमाप। परिमाप का मतलब कितनी बाउंड्री से वो घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जैसे फार्मूला बनाना चाहें इसका, तो 2a + 2b, 2 कॉमन ले लिया, a + b, बात वही है। तो ये इसके परिमाप का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये मेन क्षेत्रफल है हमारा कि a मतलब साइड इंटू हाइट, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज के बाद हम आते हैं अगली आकृति पे। इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, ये वाली भुजा इसके पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर, जो एक दूसरे को कभी काटे ना, चाहे उनको जितना लंबा बढ़ा दें आगे।
तो दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, पैरेलल का साइन ये होता है। अगर ऐसा बना हुआ है शेप में एरो किन्हीं दो लाइनों पे, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें कभी आपस में नहीं काटेंगी। तो दो लाइनें तो पैरेलल होती हैं और उधर वाली दो बढ़ाएं तो एक दूसरे को काट सकती हैं। इस टाइप के शेप को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में शायद ट्रेपेजियम बोलते हैं। हाँ, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसमें पहली बात तो ये वाली जो छोटी वाली जो भुजा हो गई इसको ए मानेंगे, दिया होगा। बड़ी वाली भुजा को बी मानेंगे, दिया होगा। इधर और इधर की साइड से कोई मतलब नहीं है। ये हाइट है जो, ये एच दी गई होगी, क्योंकि जब ये दोनों डेफिनेट हैं तो इनकी वैल्यू इन्हीं के हिसाब से निकल आएगी। तो ये हाइट होगी। अगर तीन चीज़ें, इन तीन चीज़ों का रोल है इसमें। तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू में h इंटू में a प्लस बी। ठीक है, अब अगर ये समलंब चतुर्भुज दिया गया है, ये दिया गया है 12, ये दिया गया है 8, और इनकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है 6। हमें निकालना है तो क्षेत्रफल का बराबर 1/2 गुणे h की जगह पर हमने 6 रखा। 1/2 इंटू एच इंटू में a प्लस बी। ए प्लस बी मतलब समांतर वाली भुजाएं। ये दोनों भुजाएं का कोई यूज़ नहीं है, तो a और b। a प्लस बी कितना है? 8 + 12, 20 हो गया। 2 तिहाई 6, 1 तिहाई 3, और 3 को 20 से करेंगे, 20 तिहाई 60, 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब अगर इसके परिमाप की बात होगी तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो ये 8 और ये 12 तो पता है। ये दोनों आपको दिए गए होंगे कि ये कितने हैं। अगर नहीं दिए गए होंगे, मतलब दिए ही होंगे, नहीं दिए गए होंगे तो आपको क्या होगा कि ये हाइट साइड निकालनी है, ये साइड निकालनी है। तो इसकी पहली बात तो हाइट दी गई होगी और ये डिस्टेंस दी गई होगी। ये हाइट दी गई होगी और ये डिस्टेंस हो गई होगी। तो जब भी कभी हमें ये मिलता है ऐसा और हमें ये निकालना होता है, तो ये क्या हो जाता है? ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और ये कर्ण हो जाता है। तो हमने जो पढ़ा था ना फॉर्मूला उसका, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इससे हम निकाल लेते हैं ये वाली हाइट को अगर कभी ज़रूरत पड़ी। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। जैसे ये एक त्रिभुज दिया गया है आपका, ये बोला गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड बताइए। यही चीज़ तो देखिए इसमें निकालनी पड़ रही है। हाइट आपको दे दी गई होगी तो आप इसको लाइन को ऐड कर लो, और ये डिस्टेंस भी दी गई होगी। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये आपकी पूरी दी गई है, फिर से बनाते हैं दूसरे पेज पे। जैसे मान लीजिए आपका ये, वैसे तो दिया ही होगा, लेकिन मान लीजिए पूरी 20 है और ये वाली दी गई है 12। तो देखिए 12 इसके बराबर, अगर हम ऐसी डॉट लाइन लाएं तो ये 12 है, तो ये सामने ये भी 12 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी 12 होगी। अब 12 और 12, और ये पूरी 20 थी, तो 12 में से मतलब 20 में से 12 हटा दें तो कितना बचेगा? ये और ये इन दोनों का योग बचेगा। तो 20 में से 12 घटाने पर बचा कितना? 8। तो ये भी 4 हो गई और ये भी 4 हो गई। तो यहाँ से ये वाली साइड निकल आएगी। हाइट हमें दी गई होगी, मान लीजिए हाइट दी गई है 3। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, हाइट ज़रूर दी गई होगी। अब ये निकालनी है तो फॉर्मूला क्या था हमारा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण होता है। अब आधार कितना है? 4। कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है 3। ये हो गया हमारा 16 + 9, ये आ गया 25। 25 होता है 5 का, तो 5 बाहर आ गया। इसका मतलब ये वाली हमारी भुजा 5 हो गई। इसी तरह हम इसको भी निकाल लेंगे। मान लीजिए ये भी 5 निकली, तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल आएगा। बाकी क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे कि किस टाइप से बेस्ड होके आ रहा है। अब बस लास्ट आकृति पढ़ेंगे
वैसे तो हमारे सिलेबस में उतनी ही थी, सिलेबस में क्या है तो, लेकिन जो आपका ये वर्ग हो गया, आयत हो गया, सर्किल हो गया, और चौथा कौन सा था, त्रिभुज था, ये तो जो बुक में दी गई हैं वो इतनी है। लेकिन जब मैंने पेपर देखे पीछे तो इन सब आकृतियों के भी यूज़ हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ा। और तो इसी के साथ ये सब तो ठीक है। अब आखिरी वाली जो एक लास्ट आकृति है उसको भी पढ़ लेते हैं और फिर सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए लास्ट आकृति क्या है, देखिए ये बस ऐसे बना रहे हैं गिनने के लिए, ताकि 1 2 3 4 5 6, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं षटभुज। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागन, षटभुज। ठीक है, इसका ये सेंटर होता है। अब जो अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो अब इस केस में एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल, मतलब टेट सुपर टेट में ही आया हुआ है, इसके अंदर भी सर्किल बन सकता है ऐसे करके। अभी तो पहले इसके एरिया वगैरह की बात करते हैं। देखिए इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और कितनी भुजाएं हैं, 6। तो सबसे पहले तो अगर इसकी सारी भुजाएं मान लीजिए ए हैं, ये भी ए है, बराबर ही होंगी भुजाएं, क्योंकि सम षटभुज है, षटभुज बोलते हैं हेक्सागन। सम जो क्वेश्चन आता है वो सम षटभुज का ही आता है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सारी भुजाएं अगर ए हैं तो कितनी, 6 भुजाएं हैं, तो परिमाप कैसे निकलेगा, 6 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है तो 6 इंटू ए, ये कर लिया तो परिमाप आ गया। सारी भुजाएं इसकी 2 सेंटीमीटर थी, तो 6 गुणे 2 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अब हमें इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे आया ये आपको याद होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा √3/2 भुजा स्क्वायर, ये हम लोगों ने उसका पढ़ा था, सम सम क्या बोलते हैं उसको, समबाहु त्रिभुज का। देखिए ये, इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं और इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज आ गया। अब ऐसे कितने, 6 त्रिभुज निकलेंगे इसमें, तो वही हो गया 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अगर ये आता है षटभुज, षटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। अब दिया गया है कि एक षटभुज है, उसकी भुजा की लंबाई जो है वो मान लीजिए आपकी 6 सेंटीमीटर है। ये षटभुज दिया गया 6 सेंटीमीटर लंबाई के एक षटभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 6 गुणे 6 तो फॉर्मूले में ही है ये वाला, 6 के अलावा चलिए हम मान लीजिए 8 लंबाई मान लेते हैं उसकी, √3/4 गुणे में ए का स्क्वायर, ए की जगह रखेंगे जो उस षटभुज की लंबाई दी गई होगी भुजा की, मान लीजिए 8 दी गई है तो 8 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 गुणे √3/4, 8 8 64, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 6 24, 16 आ गया, 16 छंग 96 गुणे √3। तो ये ऐसे लिखा होगा 96√3 वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल और परिमाप हो गया। अब इसमें केस में 2 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे समसेट उसमें बने थे ना समबाहु त्रिभुज में, कि एक सर्किल अंदर बनाया, एक सर्किल इसके अंदर बन सकता है, और एक सर्किल इसकी भुजाओं को जोड़ते हुए बाहर बन सकता है। बाहर जो बनता है उसको बोलते हैं परिवृत्त, परि का मतलब जिससे जो चीज़ घिरी हुई है बाहर, पर्यावरण, पर्यावरण। ठीक है, तो इसको जो बाहर वाला सर्किल होता है उसको बोलते हैं परिवृत्त, और जो सर्किल अंदर बनता है उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, ये आपको या तो समबाहु त्रिभुज में मिलेगा या तो इसमें षटभुज वाले केस में मिलेगा।
और अगर उस सर्किल का एरिया निकालना है तो सर्किल के एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सर्किल का एरिया निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, त्रिज्या की। तो हमें इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी कि, और रेडियस क्या होगी, जैसे सर्किल बनाया तो सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी, बड़े वाले सर्किल तक। और अगर ये सर्किल अंदर बना रहे हैं तो सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी, भुजा तक की, यहाँ तक की, क्योंकि अंदर वाला सर्किल भुजा को छूता हुआ जाएगा, साइड को, और जो बाहर वाला सर्किल होगा वो इन कोनों को छूता हुआ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम छोटे वाले सर्किल की त्रिज्या को छोटा आर माने और बाहर वाला सर्किल जो बड़ा बनता है उसकी त्रिज्या को हम बड़ा आर माने, तो देखिए अब हमें अगर एरिया निकालना होगा तो हमें पता है कि एरिया के फॉर्मूला सर्किल का, अगर हमें सिर्फ आर पता हो तो एरिया निकाल आता है। तो बस हम अगर इनकी रेडियस निकालना जान जाएं तो हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, चाहे अंदर वाले वृत्त का पूछा जाए या बाहर वाले का। तो इसके अंतः वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वही होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर बराबर ए क्या है, ए भुजा है। जैसे भुजा इस केस में 8 दी गई थी तो √3/2 इंटू भुजा मतलब 8, 2 से कटा 2 चौको 8, 4√3, 4√3, 4 गुणे √3, ये हमारा क्या आ गया, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब इसको बाहर फॉर्मूले में रख देंगे, पाई आर स्क्वायर वाले में एक बार रख लेते हैं। पाई गुणे में आर का स्क्वायर, आर की जगह कितना आया, 4 गुणे √3, 4 गुणे √3, ये रेडियस है, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए पाई का स्क्वायर, तो पाई का तो कुछ होना नहीं है तो पाई ऐसे ही रहेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, √3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए जब √3 का स्क्वायर होता है तो ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर दोनों हैं, ये 3 एक बन के बाहर निकलेंगे, 3 आ जाएगा। या आप ये मान लो ना कि जैसे √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, 3 बचता है। तो यहाँ पर 16 गुणे √3 का स्क्वायर 3, बस इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √3/2a, और जो परिवृत्त की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला पता है क्या होता है आर का, उसका होता है सिर्फ ए, मतलब जो भुजा है ना उसकी ये साइड, उतनी ही लंबाई होती है उसकी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या की, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होती है। तो जो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है तो उसका फॉर्मूला हो गया ए। अब हमें इसकी मदद से अगर वहाँ पे वो निकालना है सर्किल का एरिया, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर कितना आया, ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा उसका। तो मेन बस ये है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये था, आर बराबर √3/2a, ए का मतलब भुजा, किसकी भुजा, समसेट भुज की, जो सारी बराबर हैं। और परिवृत्त की त्रिज्या आर बराबर सिर्फ ए, बाहर वाले वृत्त की। और त्रिज्या पता चल गई तो हमने सर्किल के त्रिज्या हमें पता चल गई तो सर्किल के फॉर्मूले से हम उसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो अभी बस इतना ही था, मोस्टली हम लोगों ने सब पढ़ लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं, उसके लिए अगले वीडियो में क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है।